पढ़ना है पॉइंट नंबर 5, क्रॉप वेराइटी डेवलपमेंट। एंड क्रॉप वेराइटी डेवलपमेंट में हमने एबायोटिक बायोटिक रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास नोट्स है बहुत बढ़िया, और जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सुनेंगे। तो क्रॉप्स यानी कि फसलें, पहले तो आपको बता रहे बेटा चैप्टर क्या चल रहा है। इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज चैप्टर चल रहा है। टर्म 2 में सभी बच्चों का ये चैप्टर आएगा। ऑफ कोर्स आपके भी स्कूल में चैप्टर आ रहा होगा टर्म 2 साइंस में, नहीं आ रहा है, फाइनल्स में आएगा। इसके बाद हम लोग साउंड चैप्टर करेंगे, ओके, एंड फिर रिवीजन करेंगे हम लोग। तो रिवीजन में जो बच्चे इस बार नए ऐड हुए हैं उन बच्चों को पुराने चैप्टर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो तो नए बच्चों को भी जरूरत है उनकी रिवीजन की, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स है कि अगर उनको रिवीजन कराया जाएगा तो आप प्रोटीन्स को, प्रोटॉन्स, अभी इससे पहले वाले क्लास में प्रोटीन्स पढ़ा रही है, माइंड में वही सब चल रहा है। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से बेहतर जान पाएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को काफी क्लियरली जान पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर। Crop production management. It depends upon the financial condition of the ऊपर change in maturity duration. The shorter duration of the crop for sowing to harvesting, more economical is the variety. देखो क्लास, आपको क्रॉप्स यानी फसलें ऐसे ग्रो करनी है कि उनकी ड्यूरेशन काफी कम हो। मैंने क्या बताया भक्ति? एवरीवन बी कीप क्वाइट। मैंने क्या बताया? ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने जिनकी ड्यूरेशन कम है। जिनकी ड्यूरेशन कम हो, भी ध्यान यहाँ पे ज्यादा दो। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आज अगर आप बीज बो रहे हैं तो ये ना हो कि फसल 10 साल बाद है, तो किसान बर्बाद हो जाएगा। यस और नो? तो हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज करने हैं, और सीड्स को सारी की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू देनी है, हमें राइट अमाउंट ऑफ वाटर देना है, हमें राइट अमाउंट ऑफ सीड के साथ साथ फर्टिलाइजर्स देने हैं, मैन्योर्स देने हैं, और ये भी मेक श्योर करना है कि वो सीड हमने सो किया है तो वो जो सॉइल है, पता चले आज आपने सीड सो किया, कल आ गई उसमें एक वाइल्ड काऊ, वो थोड़ा अपना सैर सपाटा करके चली गई, वॉक करके चली गई, तो यार आपके तो सारे सीड जो है वो पूरी जो आपने एक सीबेड तैयार किया था वो तो सब खराब हो जाएगा। यस और नो? तो आपको ये ध्यान रखना है एज अ फार्मर कि आप बहुत अच्छी केयर करें ताकि जो आपकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग थिंग्स मतलब जो आपकी फसल निकलेगी, जो हार्वेस्ट आएगा वो राइट ऑन टाइम आए, कम ड्यूरेशन में आपको मिल सके। समझ में आया यहाँ तक? आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, आगे है wider adaptability. Developing variety for wider adaptability will help the stabilizing the crop production under different environmental condition. Okay, आप लोग प्लांट्स को जब ग्रो करेंगे तो मेक श्योर करें हम ऐसे सीड क्वालिटी ले जिनमें प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा हार्श कंडीशन को भी अडाप्ट कर पाए। मतलब मान लो आपने एप्पल्स ग्रो कर रहे हैं, you are now a farmer of apples and you are supposed to grow apples in Jammu and Kashmir, but the seed you sow, वो सीड्स इतने सेंसिटिव है कि हल्का फुल्का टेम्परेचर अगर कम हुआ, हल्की फुल्की भी गर्मी अगर आई तो वो जो सीड्स है, नहीं रहने दो, वो जो सीड्स है वो ग्रो ही नहीं होंगे। पर आप ऐसे क्वालिटी के सीड्स ले कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो वो सीड्स उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर पाए। ओके मिष्टी, मैंने क्या समझाया? मैंने क्या समझाया? कौन समझा सकता है मुझे वापस? अक्षय। जो हमने सीड्स अच्छे से भिगोए हैं वो अच्छे से ग्रो करें, सो करें, वो जो हमने ग्रो करे हैं वो बाद में हमें अच्छे से नहीं, मैंने तो कुछ अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड बोला है। आदित्य दी आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि एज इट हम अगर एक एप्पल के फार्मर है और हमें उसे कश्मीर में ग्रो कर रहे हैं, कश्मीर में अगर मैक्सिमम टाइम लो टेम्परेचर रहता है और सीड्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर लो जाता है तो इट मे बी चांसेस कि आपकी जो सीड है वो ख़राब हो जाए, आपकी जो पूरी क्रॉप प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाए, आपको लॉस हो। सो उसके लिए हमें ऐसी सीड्स को सो करना पड़ेगा, ऐसे सीड्स को बोना पड़ेगा जो कि अडेप्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल जैसा मैंने समझाया था
एग्जैक्टली उसने कॉपी किया है। मतलब आई पर्सनली वांट टू क्लैप फॉर हिम, बिकॉज ये चीजें ना मायने रखती हैं कि आप सुन कितना अच्छा रहे हो। उसने वो चीजें बहुत ध्यान से सुनी है। आधे बच्चे से ज्यादा बच्चे सुन ही नहीं रहे, उनको लग रहा है कि दीदी हमें खेती बाड़ी सिखा रही है, हमें फार्मर बना रही है। प्लीज क्लास, आप मान के चलो कि लाइफ में कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती है, प्रैक्टिकली भी। आपको पता नहीं है कि आजकल लोग बीएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं और इसका आगे जाके बहुत बड़ा वाइड फ्यूचर भी है, बिकॉज आगे जाके पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को ग्रो हर हाल में होना भी पड़ेगा। हमें नई नई टेक्निक्स ढूंढकर नए नए तरीके से वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ग्रो करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो आप लोग हर चैप्टर को ये सोच के पढ़ो कि शायद ये मेरा फ्यूचर हो सकता है, मुझे काम आ सकता है। बीएससी एग्रीकल्चरल करने के बाद आप पूसा इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई और बहुत सारे ऐसे वैरायटीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप अच्छे लेवल पे जॉब्स ले सकते हैं। हाँ, वहीं गए थे आप? एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो तो, एनडीआरआई और एनएआरआई नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दो है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इंस्टीट्यूट फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑल, एंड नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आप गए होंगे, यहीं पर है, दिल्ली में ही है। सो इट्स बीइंग लाइक, देखा है वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे द पीपल आर वर्किंग ओवर देयर। तो आप लोग पढ़ो तो सही इतने चीजों को अच्छे से, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको तो अभी पता ही नहीं है आपका इंटरेस्ट किस लाइन में है रिलेटेड टू स्टडीज, बाकी अपना खुद का जिसमें इंटरेस्ट है वो तो तुम्हें सब कुछ पता है। प्रांजल मुस्कुरा भी रहे मन ही मन कि हाँ मुझे मेरा इंटरेस्ट पता है। आइए, तो नेक्स्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपिंग वेराइटी ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप पॉइंट कट कर दो बिकॉज ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पर आते हैं। It depends upon the financial condition of the farmer. Do you know what's financial condition is? What's financial condition, हार्दिक? आर्थिक स्थिति। ओके, तो फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब है कि फार्मर पैसा कमाना नहीं, कितना पैसा है, कितना पैसा उसके पास है, कमाने की बात नहीं है। अगर फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो फार्मर अच्छे अच्छे सीड्स खरीद सकता है, अच्छे अच्छे टूल्स खरीद सकता है, और वो ज्यादा जगह खरीद सकता है। और जितनी ज्यादा जगह फार्मर के पास होगी उतना बड़ा एरिया में फार्मर चीजों को ग्रो करेगा, उतना ज्यादा हार्वेस्ट करेगा, उतना ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी। सो हमारे लिए फार्मर्स का डेफिनेटली अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस में होना जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो अब पहले होता था कि देश का हर बच्चा फार्मर बनना चाहता था। इट वॉज लाइक अर्लियर, बहुत साल पहले की बातें मैं कर रही हूँ। तो जब हम लोग सब गांव में रहते थे तो हम लोग अपने बच्चों को खेती बाड़ी सिखाते थे और बच्चे बनना भी यही चाहते थे। लोगों के पास जमीन होती थी और लोग ये काम करते भी थे। पर आज के टाइम में ना ऐसी मेंटालिटी है, माना जाता है कि जो गरीब लोग हैं वही किसान बनते हैं। पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक अच्छे फार्मर माइंडसेट वाले पर्सन हैं, आप और आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, आपके पास जमीन है और आप अच्छे लेवल पे अगर चीजों को ग्रो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया अमाउंट में रिच और आगे फ्यूचर में होंगे। क्योंकि कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बता दो जो बंद नहीं हो सकती, तो वो ये है सबसे पहली इंडस्ट्री। क्योंकि हम एक बार को सब कुछ छोड़ सकते हैं, हम ज्यादा फैशन वाले साइड नहीं जाएंगे। गरीबी आ जाए देश में अगर, तो लोग ज्यादा कपड़े खरीदना छोड़ देंगे, जो है उन्हीं से काम चलाएंगे। बोलो, लोग घूमना फिरना छोड़ देंगे, लोग घूमने नहीं जाएंगे। पर जो चीजें, जो कोरोना को देखो ना, कोरोना याद करो, लोग सबसे पहले लोगों ने किस जगह लाइनें लगाई थी? राशन की दुकानों में, हॉस्पिटल, यार हॉस्पिटल में लाइनें लगा ली थी, हद हो गई। लोग सबसे पहले अपने घर का फूड, राशन जो चीजें होती है वो अरेंज करने में लगे थे। लोगों ने स्टॉक कर लिया था, बहुत सारे जो आटा होता है वो उसकी थैलियां ले ली थी। हाँ, चावल को बहुत अच्छे अमाउंट में घर में रख लिया था, नमक ले लिया था। और बेसिक नीड्स आप देख रहे होंगे, आपकी मम्मी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्टोर कर रही थी कि पता नहीं कितने लंबे समय तक दुकानें बंद रहने वाली है। आप उस समय सोना खरीदने गए?
आप उस समय मॉल गए, चलो यार 2 दिन बाद मॉल बंद हो जाएगा तो क्यों ना मॉल घूम लो, नो, आप उस समय और कहीं नहीं गए। तो क्लास कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ब्यूटीफुली ग्रो करने वाली है, वो है फूड इंडस्ट्री। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो फूड इंडस्ट्री इज डेफिनेटली बीइंग द, और आपको पता है आजकल जितने भी, ये पॉज करो थोड़ा सा वैसा बता रहे थे। तो क्लास प्रोडक्शन सिर्फ फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशंस पर मैटर करती है। उसके बाद लिखा है प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस can be at different levels. They include no cost production, low cost production and high cost production. Use of manure and fertilizer to supply the nutrients. Irrigation, mixing, mixed cropping, intercropping and crop rotation are some of the crop production practices required for obtaining the new yield. ध्यान से सुनेंगे। तो 3 तरीके की कॉस्ट क्रॉप प्रोडक्शन होती है। लो कॉस्ट, कम पैसा लगाते, ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं। हाई कॉस्ट, पैसा ज्यादा लग रहा है, प्रोडक्शन वही की वही हो रही है। एंड नो कॉस्ट। दीदी नो कॉस्ट कैसे होती है, हमें बताओ, हम भी करेंगे नो कॉस्ट प्रोडक्शन। बेटा नो कॉस्ट में ना फार्मर की कंडीशन अगर सही नहीं होती ना, तो गवर्नमेंट के कुछ लॉ और कुछ नॉर्म्स है जो फार्मर को आज भी सपोर्ट करते हैं, तो वो रहता है। और नो कॉस्ट में ये भी रहता है कि हाँ फार्मर ने ना चीजें ग्रो करी, अच्छे एप्पल्स ग्रो किए, पहली बार तो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होती है। पहली बार अगर आप ग्रो करने जा रहे हो, आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे क्वालिटी की सीड खरीदने पड़ेंगे। पर दूसरी बार 2 चीजों के पैसे बचेंगे, लैंड के और सीड्स के। सीड्स तो वही एप्पल ग्रो होंगी, उन्हीं की सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो, लैंड वही रहेगा। समझ में आ रही है ना आपको? तो जब पहली बार आप स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी अ हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, फिर ये लो कॉस्ट, और कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपके पास अच्छे फर्टिलाइजर्स रखे हो, मैन्योर रखे हो, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वो ऑलमोस्ट नो कॉस्ट प्रोडक्शन में आ जाती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके फार्मर कर सकता है, तो फार्मर ने क्या क्या किया जरा बोर्ड पे लिखने, एक बार पॉज करो तो। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन मेथड्स, आई थॉट यही था ना। हाँ, इसमें हम लोगों ने लिखा है मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, चलो चलो ध्यान से देखिए क्लास। सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है, आप अलग अलग आइडियाज दो अपने माइंड को। देखो फार्मर बर्बाद कब होता है, जब उसने क्रॉप्स को ग्रो किया और बारिश आ जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए या कीड़े मकोड़े आ जाए, या फिर मैंने बताया ना कभी कभार काऊ आ जाती है टहलने, यस आई वांट टू कम इन योर पार्क, सो समझ रहे हो ना। कभी कभी रेहान जैसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने कभी खेत नहीं देखे होते, वो गाड़ी से उतर के सेल्फी खिंचवाते हैं, वहीं गिर जाते हैं खेतों पे, आधी फसलें वहीं खराब कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है ना, नहीं लोग नहीं घुस जाते है ना। फिर देखा वहां पे ऐसी चीजें लगाई होती है सत्य, हाँ स्केयर क्रो है ना, स्केयर क्रो तो सबने देखा होगा। हाँ तो वो क्रो के लिए बेटा, तुम तो खुद खड़े हो उसके साथ, डराओ क्रो को। और हाँ तुम्हें थोड़ी डराने है, स्केयर क्रो से बेटा तुम्हारे लिए थोड़ी है, वो कबूतर पक्षियों के लिए बेटा, तुम उसको देख के उड़ सकते हो, स्केयर क्रो है। अच्छा ये नहीं बेटा, ये तो खुद ऐसे खड़ा हो जाएगा, स्केयर क्रो पार्ट 2 का काम करेगा, एंड ही विल बी अर्निंग दैट आल्सो। फार्मर अच्छा अर्निंग भी देगा कि तुमसे ज्यादा तो कबूतर, तुम्हें क्या, तुम्हें देख के तो गाय भी भाग गई इससे, तो यार तुम लो यार पैसे लो, और एनिमल्स भी नहीं आ रहे। चलिए अभी मजाक हो गया, ध्यान से देखो। तो क्लास हम फार्मर का बर्बाद होता है कि जब उसकी पूरी फसल खराब हो जाए। तो तुम स्मार्ट फार्मिंग करो। अब स्मार्ट फार्मिंग का ये नहीं कि बटन दबाएंगे, समझ रहे हो, वहां से गेहूं निकल कर आगे, ऐसा नहीं। स्मार्ट फार्मिंग का मतलब है हम ऐसे कुछ मेथड्स को यूज करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं ये चीजें क्या है। इससे पहले हम आगे पढ़ें तो हमारे पास है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अभी आगे पढ़ने में आएंगी। ओके, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम कृष्णा से जानते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट। जो हमारी बॉडी डेवलप करती है। ओके, न्यूट्रिएंट क्या होता है ऋषभ, आप बता रहे, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, पोषक तत्व सुने हिंदी में, पोषक तत्व सुने,
Actually, I was being lesson Poshak Tattva a lot than nutrient because my science was being in Hindi till class 8th. Yeah. So you shocked? Huh? Seriously, I have studied in Hindi till class 8th. My science definitely in Hindi. But in class 9th, I really have lot of problem. जब मैंने स्टडी किया इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आई, बट 10 से चीज़ें बैलेंस होती हो चलेगी, चलिए तो आगे आते हैं. So class, nutrients are the chemicals, not chemicals like organic things होती हैं और chemical based भी होते हैं. They will going to make your body grow. They will give you nutrition to survive. अब हमारी न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात हो रही है प्लांट के लिए. क्लास प्लांट को राइट न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है. अगर आपको नींद आ रही है, फार्मर बुलाए नहीं, यहाँ पे हम फार्मर के बारे में जो सुनता नहीं है ना तो उसको फिर ड्रीम्स आते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या बोलते हैं उनको याद नहीं आ रहा, नाइटमेयर आता है, फार्मर नाइटमेयर. ये चैप्टर इसलिए सुनना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप कर देखेंगे, मजाक कर रहे थे. तो क्लास प्लांट्स को न्यूट्रिएंट इसलिए जरूरी है, अगर कहीं भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो पहली बात सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी. सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी. अबे डॉर्मेंसी क्या आ गई? नैन्सी नहीं, डॉर्मेंसी. हाँ निखिल को लगा नैन्सी, नैन्सी ब्रेक हो जाएगी. ओ भाई डॉर्मेंसी. तो डॉर्मेंसी क्या होता है? दैट इज इनएक्टिवनेस ऑफ सीड. इनएक्टिवनेस ऑफ सीड ये हर सीड में होती है. अच्छा, कितने बच्चों को बचपन में ये लगता था कि जब हमने संतरे खाए तो उसके अंदर बीज जो हमारे पेट में चले गए और बहुत ही भयंकर डर लगता था. कभी कभी तो रात में नींद नहीं आती थी, लगता था कि मम्मी ऐसी बोल रही है, लगता है सुबह पेड़ उग ही जाएगा. हाँ मुझे भी. मैं अपनी मम्मी को ना हमेशा चीख चीख के 4 से 5 बार ये बताकर आती थी, मम्मी मैंने सीड खा लिया, मम्मी मैंने बीज खा लिया. और मेरी मम्मी इज बीइंग अ नॉर्मल. मुझे लगता था शायद मम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करती, उनको मुझे परवाह ही नहीं कि पेड़ उग जाए. अब देखो क्यों पेड़ नहीं होगा हमारे अंदर, क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनके अंदर होती है. वरना तो भैया ऑरेंज में भी पेड़ उग जाता. सब्जी वाले भैया ने रात को ऑरेंज मंगाए, सुबह सब में पेड़ उग गए. इतने बीज हैं. क्योंकि सीड ना हमेशा इनएक्टिव रहता है, सीड हमेशा डोरमेंट रहता है. सीड राइट कंडीशन मिलने पे. अब वो कंडीशन कैसी है दीदी वो भी बता दो. कंडीशन होती है, पहली चीज है गर्मी मिलनी है हमें. अब वो गर्मी ये नहीं कि कल तुम स्वेटर के अंदर सीड रख दो. ऋषभ के तो मन में आया था मैं आज अपनी कैप के अंदर सीड रख दूंगा. वो गर्मी होती है सॉइल की. और प्रेशर, अब ये नहीं है कि स्वेटर पे सीड रख के अदिति बैठ जाए उस पर, प्रेशर भी दे दिया हमने, ये नहीं. वो सॉइल वाला प्रेशर ही है, सॉइल में रखना है. दूसरा हमें वाटर करना है उसको, मतलब पानी देना है, पानी स्प्रिंकल कर लिए. और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी उस सीड को मिलने चाहिए. ये सारी कंडीशन से सीड अपनी डोरमेंसी ब्रेक करता है, फिर सीड से निकलता है प्लांट. अच्छा, घर में आप लोगों ने ये चीजें करी होंगी. आप थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल पानी लो, हल्का गुनगुना पानी, गर्म पानी, और उसमें ना चने रख दो और दो दिन के लिए रख दो. पानी उसमें ढककर रखना, मतलब पंप कवर करके. और चने में से ना ऐसे निकल जाता है कुछ व्हाइट व्हाइट है ना. ये तो पटाखा लग रहा है. हाँ, तो वो जो चीज निकलती है इट्स लाइक अ स्प्राउट. तो स्प्राउट्स जो बनते हैं ना घर में, वो एक तरीके से सीड्स की डोरमेंसी ब्रेक होना ही है. देखिए, अब आपने कहा ना प्रेशर देना पड़ता है. अब अभी आप बता रहे हो ऐसे पानी में उग गए, तो डिपेंड करता है कंडीशंस टू कंडीशंस. ये इसमें हो गया, दालों वगैरह में ऐसा हो जाता है, चने दाल हो गया, छोले चिकपीस है ना, इन सब में हो जाता है, ग्राम्स में हो गया. अब ये नहीं है मैंगो की गुठली भी ली आपने, मैं मैंगो में स्प्राउटिंग करूंगा और आपने उसको रख दिया है, इसमें नहीं होता. तो कुछ कुछ सीड्स में हो जाता है. हर सीड की अपनी अलग कंडीशन होती है ग्रो होने की, और अपनी अलग कंडीशन के साथ साथ अपने अपने अलग अलग उसे चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स. समझ में आया? तो न्यूट्रिएंट्स को फार्मर को देखना होगा भाई. देखिए न्यूट्रिएंट कैसे देखेगा, हमने आज तक अपने नहीं देखे. देखे तो फार्मर इसके लिए सॉइल की चेकिंग कराता है. आजकल ऐसा होता है, सॉइल चेक कराते हैं, सॉइल क्वालिटी चेक कराते हैं. और नहीं तो ना फार्मर इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उन्हें ना देख के पता चल जाता है कि सॉइल देख के भी पता चल जाता है सॉइल की क्वालिटी
कैसी है, ठीक है। तो क्या चीज बैलेंस होनी चाहिए प्लांट ग्रो होने के लिए? न्यूट्रिएंट। रीड करते हैं एक बार। Inorganic chemical substance which the plant absorb from their surrounding called nutrient. Nutrient are supplied to the plant. अंडरलाइन करना सभी अपने नोट्स में यहाँ से। By air, water and soil. There are 16 nutrient essential, बाद में कर लेना तो बढ़िया, ब्रैकेट लगा लो ना। There are 16 essential nutrient for the plants. Deficiency of these nutrients affect the physiological processes in the plant to increase yield. The soil can supply nutrient in the form of manure and fertilizers. चलिए, तो क्लास प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यॉर्निंग नहीं, नींद की उबासी नहीं आनी चाहिए, वरना मुझे तो जबरदस्त आ रही है फिर पढ़ाते हुए। बहुत ही तरीके से कंट्रोल की हुई है फिलहाल। आपको अच्छा लग रहा है? देश का अगला फार्मर यही है। अरे रिचेस्ट बंदा बनने वाला है, उसको मजा आ रहा है चीजें पढ़ने में। हो सकता है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में चला जाए वो। चलिए, तो क्लास टोटल हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स प्लांट डेफिनेटली रिक्वायर? एसेंशियल 16। मतलब ये तो चाहिए, इससे और ज्यादा भी हो सकते हैं, 16 तो चाहिए। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं ऋषि? सॉइल, वाटर और एयर। या वाटर, सॉइल, वाटर एंड एयर। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स of essential nutrient. An element must fulfill the following requirement for the essential plant nutrient. In the absence of the element, plant not able to complete the life cycle. Deficiency prevented or corrected must be supplied by that nutrient. Element must have the direct influence. चलिए, तो क्लास कैसे पता चलेगा कि प्लांट का ये न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा कि हाँ ये न्यूट्रिएंट प्लांट को जरूर से चाहिए ही चाहिए? पहली बात, उस न्यूट्रिएंट के बिना प्लांट में कुछ प्रोसेसेस रुक जाएंगे। अरे जैसे मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम वगैरह तो नहीं चाहिए होता, जिंक भी चाहिए होता है, मॉलिब्डेनम चाहिए, मैंगनीज चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखते हैं। अब इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट है एसेंशियल, जरूरी? सुनो, हर प्लांट्स के अपने अपने अलग अलग एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि उस न्यूट्रिएंट के बिना प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, लीफ येलो हो जाएंगी, स्टेम वीक हो जाएगा, प्लांट में फ्लावर्स नहीं आएंगे, और फिर प्लांट ना मानेगा नहीं। प्लांट को किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को दे दोगे ना, फिर भी वो चीज ठीक नहीं होगी। हमें प्लांट को वही सेम न्यूट्रिएंट ही देना पड़ेगा। तो ऐसा न्यूट्रिएंट मान लो फॉर एग्जांपल ये है, तो कैसा होगा ये? क्या नाम होगा इसका? एसेंशियल। समझ में आया? सुनो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, इट always require for important physiological processes. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? जो प्लांट के अंदर हो रहे हैं, जो भी प्लांट के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं ना, उसके लिए वो बहुत जरूरी है, हमेशा जरूरी है। और सेकंड थिंग, अगर ये एब्सेंट हुआ, एब्सेंस में क्या होगा? सारे प्रोसेस रुक जाएंगे, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। और थर्ड थिंग, हम प्लांट को और दूसरे न्यूट्रिएंट दे रहे हैं पर प्लांट में कुछ फर्क नहीं आ रहा, तो प्लांट को कौन चाहिए? वही वाला न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अगर 3 चीजें हो तो समझ जाना वो न्यूट्रिएंट कैसा है? एसेंशियल है। समझ में आ रही है बात? पॉज करो, फिर ऑन करो 1 नंबर। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सी द टेबल एवरीवन। सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लिखा है एयर। एयर से हमें कार्बन एंड वाटर से हमें हाइड्रोजन, और वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल। सॉइल से हमें 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बेटा कोई नहीं बोलेंगे, बोर्ड पे देखो, मैक्रो एंड माइक्रो। तुम्हारी कभी क्या करती हो, कभी क्या करती हो। तो क्लास, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए ज्यादा अमाउंट में, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द लार्ज अमाउंट, कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो है ना, माइक्रो तो छोटे छोटे, आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है। तो द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द लार्ज अमाउंट,
दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर मैक्रो। एंड जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी चाहिए, प्लांट को उतना ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं वो न्यूट्रिएंट्स, दे आर माइक्रो। समझ में आया? और क्या ये एग्जाम में आएगा? 100% आता है। आगे देखिए तो क्लास अभी डेफिनेशन देखते हैं। और ऊपर ना टेबल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में लिखवाया है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट टिक कर लो। आपको याद होने चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और माइक्रो कौन कौन से। चलिए देखते हैं आगे। देखो क्लास लिखा है द एसेंशियल प्लांट the essential plant elements utilized by the plant relatively in the large form, जिनको प्लांट लार्ज फॉर्म में यूटिलाइज करे, जिनकी जरूरत प्लांट को लार्ज फॉर्म में है, दे आर द मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट अक्षय दीदी मैक्रो बोला है, माइक्रो बोला, माइक्रो बोला। बेटा एक बार रुकना, एक बार। ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में। सो व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? दे आर यूज्ड बाय द प्लांट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी और इन ट्रेसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है 7 essential nutrients from the micronutrients. These are iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. Iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. These are the micronutrients. So let's talk about manures. Okay, manures होते हैं खाद। How many of you have seen खाद? घर पे किस किसने बनाया? How many of you have composed at home? Very good. So मुझे एक्सप्लेन करेंगे रेयांश, इन्होंने घर पे कंपोस्ट कैसे बनाया? तो आपने बनाया है, देखा तो होगा उसको बनाते हुए। भाई इज इन विच क्लास? बड़ा है, मारता नहीं है तुम्हें हरकतों में? यहाँ से पॉज करो, यहाँ बोलिए। दी वेजिटेबल पील्स से बनाया है। एक बार वेजिटेबल पील्स को वाटर में सोक करके फिर उनका जो वाटर था वो दिया था प्लांट्स को, और प्लस एक बार जो बाकी का वो जो रेसिड्यू बचा था वाटर में डालेगा तो उन पील्स को सॉइल के अंदर बरीड कर दिया था, फिर उसके बाद उस सॉइल को यूज किया। गुड। और किसी ने किसी और तरीके से बनाया हो वेजिटेबल पील्स या कुछ और? हाँ बोलो बोलो। काउडंग केक से भी बनता है। यू आर नॉट सपोज टू बी लो। हाँ अब आशु ऐसे हंस रहा है, हमें डाउट तो होगा उसने पता नहीं क्या ही वेस्ट डाल दिया। हाँ नहीं ये लव, मतलब ये मैं नहीं बताऊंगा, मेरा तो खतरनाक ही कंपोस्ट बनेगा। तो क्लास देखो, आप घर पर मेन्योर बना सकते हैं। तो जो भी आपका घर में वेजिटेबल वेस्ट है, जो भी आपके घर में फ्रूट वेस्ट है, उसके अलावा आप पेपर वगैरह भी डाल सकते हो। पेपर होता है ना, पेपर भी क्योंकि वुड प्लांट से बनता है, यू कैन डेफिनेटली पुट दैट। और उसके साथ ना आप बटर मिल्क। अब बटर मिल्क में ये नहीं है कि आप अमूल बटर लो, मिल्क में डालो, बटर मिल्क बना दो। व्हाट्स बटर मिल्क? लस्सी या छाछ? बच्ची बचा ली तुमने। तो लस्सी या छाछ को हम लोग बटर मिल्क कहते हैं। वो डालो, आप जरूर डालो, क्योंकि ना उससे थोड़ा खट्टापन, एसिडिटी जो रहता है वो रहता है, एसिड मीडियम रहता है, जिससे वो जो पूरा वेस्ट है वो बहुत जल्दी मेन्योर बना लेगा। पर मेन्योर बनाने से जिस भी कंटेनर का यूज करो तो उस कंटेनर में ना मिट्टी रखो, जरूरी है, क्योंकि मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे और ये काम जल्दी होगा। उसको कवर करके रखो, ऊपर धूप में रखो, सनलाइट में, ताकि गर्मी भी मिले और जल्दी कंपोस्ट बने। शिवम आपने खुद बनाया था? बताए? आलू के छिलकों का। गुड। कभी कभी स्कूल से भी ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि आपको मेन्योर्स बनाने। चलिए मेन्योर क्या होता है देखो क्लास। मेन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं इसे, और ऑर्गेनिकली हम ऑर्गेनिक चीजों का यूज करें। क्या हमने कोई केमिकल डाला अलग से? नो केमिकल, हमने कोई केमिकल नहीं डाला, कोई अलग से एलिमेंट्स नहीं डाला। वी आर यूजिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द थिंग्स by plants, right? And through the decomposition of plant waste like straws यानी कि वो डंडियां वगैरह नहीं होती, प्लांट की ब्रांचेस वगैरह, उनकी बात कर रहे हैं लोग। Animal waste like cow dung and decomposition is brought about by the action of microbes. Manure contain large, underline करना, large amount of organic matter. It contain nutrient in a small quantity. Manure are bulky and so it is inconvenient to use in storage. ध्यान से सुनेंगे क्लास। पहली बात, जो मेन्योर आप लोग बनाते हैं, वो जो मेन्योर होती है उसके अंदर ना ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत आ गया,
पर न्यूट्रिएंट थोड़े कम रहते हैं। इसलिए जब भी घर में आप मैन्योर डालो ना, प्लांट को खाद दो, तो आप अच्छे से भर भर के डालना उसमें। क्यों? क्योंकि मैन्योर का इतना से क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट तो और बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि निखिल मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, है ना। ध्यान यहाँ दो बेटा। तो इसीलिए मैन्योर को हमें ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है, और ये मैन्योर की बड़ी ही डिसएडवांटेज वाली बात भी है। अब आपके घर में 2 या 3 पॉट्स रखे हुए हैं जो आप प्लांट्स जिसमें ग्रो करते हैं, तो आपको तो यार अच्छा खासा मैन्योर चाहिए। तो मैन्योर का इतना बड़ा आपको कहीं ना कहीं भर के कहीं रखना होगा, उस स्टोर भी करना पड़ता है मैन्योर को। तो ये थोड़ी सी ना मैन्योर के साथ दिक्कत है। पर हाँ, मैन्योर प्लांट्स के लिए हेल्दी बहुत होती है। अब मैन्योर का ऑल्टरनेटिव, मैन्योर का भाई, मैन्योर का जुड़वा भाई हमने बनाया घर पे नहीं, फैक्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स। चलिए पॉज करिए। तो कुछ डाउट्स आए हैं। बल्कि मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत फैला हुआ। और माइक्रोब्स वर्ड के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि माइक्रोब्स मैन्योर में कहां से आ गए वो। क्लास, आपके घर में ना जो डस्टबिन है किचन वाला, उसमें ना उसमें स्मेल आती है। अगर आज सुबह आपने कूड़ा उसमें डाला है तो शाम तक स्मेल आएगी उसके अंदर। हाँ, फिर अगले दिन आप डंप कर देते हैं, फिर से आप उसके अंदर फ्रेश पॉलिथीन या फिर जो भी, आजकल तो डस्टबिन बैग्स अलग आने लगे, अलग से डस्टबिन बैग आप लगा देते हैं तो नहीं आती स्मेल। मॉर्निंग में फिर ठीक है सब कुछ, फिर रात तक उसमें सारा वेस्ट आता रहता है, वो स्मेल आती है। ऐसे जैसे नाक बना रहे हो आप लोग तो भैया की बहुत ही, कभी वो जिंदगी में स्मेल करी ही नहीं हो हमने। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो स्मेल आ रही है, उसके पीछे का कारण है क्योंकि उसमें आ चुके हैं बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरियाज। और वो बैक्टीरिया क्यों आए? हमने तो वो आलू रखे हुए थे, किचन में ही थे वो आलू, उसमें तो नहीं आए। आलू के छिलकों में पहुंच गए बैक्टीरिया, समझ रहे हो? बैक्टीरिया पहुंचते हैं जहां ये सारा वेस्ट हो और मॉइस्चर हो। किसी भी सब्जी के वेस्ट को काट के फेंक दिया जाए, डस्टबिन आपने देखा होगा बंद रहता है, क्लोज रहता है ना, ढका हुआ रहता है। किसी ऐसी जगह रहता है जो कवर्ड होती है ना, तो वो बंद है और ऊपर से वहाँ मॉइस्चर भी है। डस्टबिन के अंदर सारे छिलके विलके सब डाले हुए हैं, और भी हम चाय पत्ती जो होती है वो वेस्ट भी डाल देते हैं। जो कुछ लेफ्ट ओवर फूड होता है प्लेट्स में जो बच जाता है वो भी वेस्ट जाता है, सब कुछ उसके अंदर जाता है। तो वहाँ एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि वहाँ बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया करने क्या आए हैं? वो उस खाने को तोड़ने आया, ब्रेक करने आया। अगर आप आज उस डस्टबिन को अगले 6 महीने के लिए ऐसे छोड़ दो ना, तो उसके अंदर मिट्टी बन जाएगी। यस, टाइम लगेगा। तो देखिए हमारे घर में मैन्योर बनाने में इतना टाइम लगता है। मैन्योर पे कम लगेगा क्योंकि मैंने बोला ऑलरेडी थोड़ी मिट्टी यूज करना, बटर मिल्क वगैरह। आप डस्टबिन में थोड़ी ना लस्सी डालोगे आप। तो एक और चीज, और आप लोग तो जो घर में मैन्योर बना रहे हो उसमें पत्ते भी, पेड़ों का भी सब कुछ डाल रहे हैं, मिक्स भी कर रहे हो उसको बार बार। जैसे घर के बाहर आपने देखा है कभी कोई राट मर गया हो, चूहा, तो अगले दिन बहुत बड़ी गाड़ी आती है उसको उठाने के लिए, देखा है ना? नहीं आती? हाँ, तो ऑब्वियसली क्यों आएंगी? बुद्धि वाली बात लगाओ, है ना? रितिका कहती हाँ दीदी आती है। रैट के मरने के बाद गाड़ी नहीं आती, कोई उसको उठा के नहीं लेके जाता, और अगर झाड़ू नहीं लग रही है रोड पे तो वो 3 से 4 दिन तक वहीं रहता है और 5वें दिन खुद गायब हो जाता है। दीदी वो ना उसके ऊपर ना मेरा फ्रेंड टायर चलाता रहता है बार बार, तो वो टायर पे चिपक जाती है उसकी बॉडी। नो 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 नो, कोई व्हीकल नहीं आया उसके ऊपर, तब भी वो रैट गायब हो जाएगा क्योंकि वो खुद से डिकम्पोज हो जाता है ना। नेचर में कुछ चीजें अपने आप नेचर खत्म कर देती है, तो वही हमारा किचन वेस्ट है। तो उस किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स आ रहे हैं, वही है माइक्रोब्स। समझ में आया? माइक्रोब्स आर द स्मॉल बैक्टीरिया, दे आर गोइंग टू डिकम्पोज द वेस्ट। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैन्योर्स पढ़ेंगे। टाइम हो गया। तो सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्योर। इट इज डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा। तो क्लास देखो, कैटल एक्सक्रीटा समझ रहे हैं? काऊ और बफेलो का वेस्ट, काऊ डंग, वो ले लेना, उनका यूरिन भी ले लेना, वो आप डाल लेना उसके अंदर। और साथ में जो भी आपके घर में वेस्ट मैटर बचा हो,
वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट, पेड़ पौधे की जो पत्तियां वगैरह गिरी होती है वो सब उसमें डाल देना। तो उससे जो खाद बनेगी वो होगा फार्म यार्ड मैन्योर। समझ आया? फार्म यार्ड मैन्योर में कैटल वेस्ट डलेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए रेड बटन।